हाँ, तो अपना लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर थोड़ा रह गया था अधूरा, उसको अपन पहले कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इतने परफेक्ट नोट्स मिल रहे हैं लाइन टू लाइन, इनको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, ठीक है, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 4 का हो, चाहे 6 का हो, कितने बड़े क्वेश्चन आ जाओ, आपके इन क्वेश्चन से बाहर कोई से एग्जाम में नहीं जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक की जड़ खोद दी है मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। ठीक है ना, बस आपको रोजाना रिवीजन करते रहना है और जैसे ही अपन टेस्ट लेंगे उस दिन आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में लाइव लूंगा, ठीक है, उसमें एक एक शब्द वाले, मतलब इसको डीपली टेस्ट बनाऊंगा, एक एक लाइन खोद खोद के बनाऊंगा टेस्ट और आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी के साथ आपको टेस्ट भी, जो अगर उस दिन ना आ पाए लाइव तो उसके बाद में ज़रूर आना, क्योंकि वीडियो बना रहेगा, टेस्ट के अंदर वो आपको उसको फिर से दे देना। ठीक है, और जब भी मन करे बार बार टेस्ट देते रहना। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। ये है नेक्स्ट पॉइंट उसी का 15वें का आंसर 15 का, कि भारत के, अपने वो पढ़ लिया था 284 ने सिग्नेचर कर दिए थे, वो सब बातें पढ़ ली थी, उसके आगे कंटिन्यू, कि भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। अपन पढ़ क्या नहीं, ये क्वेश्चन था कि जो हमारी संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, कैसा था, वो चीज़ पढ़ रहे हैं। तो एक तो हमारी जो संविधान सभा थी ना, उसने नागरिकता यानी जो सिटीजनशिप है उसको एक नई अवधारणा प्रस्तुत की, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, बहुत ही शानदार अवधारणा दी हमारी सिटीजनशिप की। आगे पढ़ेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बातें भी आएगी कि हमारी सिटीजनशिप कैसे, हम एक देश में, जैसे हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, वैसे यूएसए के अंदर डबल सिटीजनशिप है, मतलब 2 नागरिकता है, कि अमेरिका के अंदर जो रहने वाले लोग हैं ना, वो भारत के भी नागरिक हो सकते हैं और वो अमेरिका के हो सकते हैं, अमेरिका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजन। अगर भारत के लोग हैं तो भारत में अगर रह रहे हैं तो बस यहीं की नागरिकता होगी, और किसी की ये हमारे यहाँ के वैलिड मान्य नहीं करते। वो कभी पढ़ा दूंगा आपको सिटीजनशिप, ठीक है, वो वाली बात है। दूसरी, हमारे संविधान के अंदर ये भी बात रखी कि देखो, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे बेस्ट कब माना जाता है, जब हर किसी वर्ग के लोगों को, मतलब हर किसी कोई सी, जैसे अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ हैं या बहुसंख्यक हैं, हमेशा मुश्किल कहाँ पैदा होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब जो माइनॉरिटीज़ होती है, जैसे भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे कि जैन है, मुस्लिम है, ठीक है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये यहाँ पर सिख है, ये हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक में आते हैं, मतलब जिनकी संख्या कम हो। जैसे भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, मतलब कि मेजोरिटी में है, तो हिंदू मेजोरिटी में होते हैं, बाकी जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए, क्रिश्चियन वगैरह, ये हो गए अपने माइनॉरिटीज़। लेकिन अगर इन माइनॉरिटीज़ को भी अपन साथ लेके चलें, इनकी हर बात का, इनकी जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम साथ में लेके चलें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अलग से ऐसी पावर दें कि ये भी अपने आप अपने हितों की रक्षा कर सकें, अपने राइट्स का यूज़ कर सकें, वो संविधान बेस्ट माना जाता है, सबसे दी बेस्ट माना जाता है। सेम टू सेम यही बात यहाँ लिखी हुई है कि वेयर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटीज़ बी सिक्योर, ऐसा केवल यही नहीं कि यहाँ की जो अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, बट रिलीजियस आइडेंटिटी, मतलब उनकी धार्मिक पहचान भी रहेगी। जैसे हमने हर धर्म को, देखो हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ठीक है, यानी कि सेकुलर कंट्री है। हम सभी धर्म का आदर सम्मान करते हैं, ठीक है, सभी धर्म अपनी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कहीं पर भी वो जा सकते हैं, अपने धर्म का, रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके लिए रैलियाँ निकाल सकते हैं, पीसफुली निकालना है, बस कुछ भी कर सकते हैं। हम हर धर्म का, हर रिलीजन का सम्मान करते हैं। वही चीज़ है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक की हम सुरक्षा ही कर रहे हैं, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सुरक्षा ही नहीं कर रहा, वो उनको एक धार्मिक पहचान भी दे रहा है, मतलब उनको एक गर्व हो रहा है। हमारे इंडिया के रहने वाले मुसलमान को, इंडिया के अंदर रहने वाले जैन को, इंडिया के अंदर रहने वाले हर किसी सिख को, हर किसी को गर्व है कि हम इंडिया के अंदर रहते हैं। हर किसी हिंदू को भी गर्व है, क्योंकि एक धार्मिक पहचान है, यहाँ पर हर किसी को हक मिलता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। यानी कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये इस धर्म से है तो उसके सिटीजनशिप राइट जो हैं वो अलग अलग होंगे, नो नो नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको धार्मिक पहचान के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को ज़्यादा राइट, सिटीजनशिप का राइट, नो नो, सबको बराबर आके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, संविधान और इसका, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हमारे यहाँ पर थोड़ा ये ST SC OBC जनरल ये कैटेगरियाँ भी है, आरक्षण भी है, क्योंकि ST SC के लोग जो पहले थे, आजकल तो काफ़ी ठीक हो रहे हैं, काफ़ी स्टडी माहौल बहुत अच्छा हो गया,
पहले ST/SC के जो लोग हैं बहुत पुअर थे, आजकल भी काफ़ी सारे इलाकों में, आदिवासी इलाकों के अंदर अभी भी कंडीशन उतनी नहीं सुधरी है, लेकिन उनको सुधारने के लिए रिजर्वेशन लाया गया, आरक्षण की सिस्टम लाया गया कि कैसे न कैसे करके ये ऊपर उठ जाए। रिजर्वेशन का मतलब उनको नौकरी के एग्जाम में छूट दी जाती है। जैसे ST/SC वाले होते हैं उनको कुछ परसेंटेज में छूट दी जाती है वैकेंसी के अंदर, कि जैसे सिलेक्शन इनका सपोज जैसे मान लो 60-50% पे हो जाता है, जबकि जनरल OBC जो कैटेगरी होती है उनका थोड़ा 10-20% ज़्यादा होता है। तो वो अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग सिस्टम होता है, ताकि जो ये नीचे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो कैसे करके ऊपर उठ जाए। ठीक है, वो इसीलिए हमने देख लो हर जगह उनका बराबर हक भी रखा। 28 बंदे संविधान सभा के अंदर अनुसूचित जातियों से 28 सदस्य थे। इसका मतलब हमने शेड्यूल कास्ट का भी हमारे संविधान सभा के अंदर बिल्कुल बराबर उनको भी रखा गया है। 28 मेंबर बहुत होते हैं, समझ पा रहे हो, यानी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। समझ गए, इसका मतलब हमने हर कैटेगरी के लोगों का सम्मान किया है और बराबर रखा, इसीलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दी बेस्ट माना जाता है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बेस्ट इसीलिए है। और लास्ट बात एक और लिख देते हैं इसमें कि विभाजन जब हुआ था भारत का, पाकिस्तान का अलग होने के बाद, उसको विभाजन बोलते हैं। उसके बाद में संविधान सभा में अगर अपन पार्टी की बात करें तो उस टाइम पर सबसे पुरानी पार्टी एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस लगातार 60-70 साल राज करती है इंडिया के अंदर। अब 2015-14 के लगभग, ऐसे 9 से 10 से 2001 से 2 से स्टार्ट हो गई, तो वाजपेयी सरकार आ गई थी, बाकी कंटिन्यू कांग्रेस सरकार आती थी। तो विभाजन के संविधान सभा में कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो ज़्यादा था और 82% सीटें, आप सोच लो 100% में से 82% सीटें, अभी पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार है तो भी 50% रेशो नहीं है सीटों का। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि पार्टियां ज़्यादा हो गई। हर पार्टी के, जैसे सपोज 10 पार्टी हो गई तो किसी के 5-10 करते करते परसेंटेज कम हो गई, लेकिन उस टाइम पर कांग्रेस अकेली 82% थी। ये विभाजन की बात है, तो ये भी एक पॉइंट जरूर लिखना है, क्योंकि उस टाइम पर एक पार्टी की थी। तो ये भी हमारे संविधान के स्ट्रक्चर में, यानी कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली है, संविधान सभा का जो स्ट्रक्चर है उसमें आता है। ठीक है, संरचना में। तो द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज मेनी एज 82% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन, मतलब विभाजन के बाद। ये था अपना दी बेस्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैंने लेता हूं क्वेश्चन नंबर 16, और इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 भी है। ये जो क्वेश्चन है 16 और 17, ये सीधे 3 मार्क्स में डायरेक्ट 3 नंबर के अंदर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अपन। ये है 16, भारत की संविधान सभा की जो कामकाज की शैली थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कामकाज की शैली थी उसको स्पष्ट करो, मतलब एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखो बुक में इस हेडिंग से लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, इंग्लिश में है ना, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, या फिर इसको वर्किंग स्टाइल भी लिख सकते हो, मतलब काम कैसे करती थी हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसलिए मैंने ये भी वर्ड लिख दिया, तो चिंता नहीं करनी। नॉर्मल इजी लैंग्वेज ये भी पूछी जाती है कि एक्सप्लेन द वर्किंग स्टाइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो भी आपको इसका आंसर ये लिखना है। या फिर ये पूछ लिया जाए द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर इतना सा भी आ जाए द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, तो भी अपन को ये आंसर लिखना है। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि इंग्लिश में 2-4 बातें ज़्यादा है, हिंदी में तो सीधा सीधा है कामकाज की शैली, मतलब जो हमारी संविधान सभा वो कैसे काम करती थी, कामकाज की शैली कैसी थी उनकी। जैसे आप पढ़ते हो तो किसी न किसी बंदे का हर अलग अलग पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, कामकाज की शैली होती है। जैसे कोई सीधा लर्न करता है, कोई लर्न करके बिना देखे बुक बंद कर उसको लिखता है, लिख के लर्न करता है, कोई ओरली लर्न करता है, कोई हमेशा वीकली टेस्ट देता है, कोई टेस्ट नहीं देता, अलग अलग परसेंटेज बनता है, जो टेस्ट देगा उससे ज़्यादा बनेंगे, वो वाली बात है। ठीक है, आपको टेस्ट देना है। चलो अब इसकी बात करते हैं आंसर, कि संविधान सभा की कामकाज की शैली, ये तो हेडिंग है, कैसी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार है। मैं एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, एक बार इंग्लिश बोल देता हूँ। इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडोप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज इट्स मेंबर्स ब्रॉड टू देयर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना। अब मेरी बात सुनना, इसने क्या लिखा कि संविधान बनाने के लिए जो अपनाई गई प्रक्रिया है, जो प्रोसेस अपने अप्लाई किया, जो अडॉप्ट किया, वो है सदस्यों के बीच में विचार विमर्श की जड़। एक बात बताऊं, जैसे आप कोई 5-6 मेंबर या 5-6 दोस्त इकट्ठे बैठ जाते हो, 3 से 4 दोस्त,
3 से 4 दोस्त बैठ के किसी एक पॉइंट पर डिस्कस करते हो कि यार इस क्वेश्चन को ऐसा कर लिया जाए, इसको ऐसा समझा जाएगा टॉपिक पर, तो आपने तीनों चारों ने मिलके किसी क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन करने की कोशिश की, सो है ना। फाइनली जो आंसर निकल के आया, उस आंसर में कहीं ना कहीं अगर आपने चारों ने आपस में बातचीत करी है तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन के अंदर तीनों चारों का योगदान होगा। मतलब आपने क्या क्या विचार विमर्श किया, क्या क्या डेलिब्रेशन किया आपस में, वो आपकी जो जड़ें होगी, जो बातचीत करने की नींव होगी, जड़ें होगी, वो आपके उस आंसर जो लिखोगे आप, उसमें आपकी बातें साफ साफ झलकेगी। बात सही है ना भाई। आपने पहले, क्योंकि उस आंसर को पहले चारों ने आपस में पूछा था, ऐसा लिख दें क्या, उसने कहा नहीं ऐसा, इसने कहा ऐसा, मतलब आपस में मिल बैठ के कि हाँ यार ये सही है, ऐसा करके चारों ने यस करके लिख दिया। बिल्कुल वैसा का वैसा कि जो संविधान सभा की जो सदस्य थे, जो मेंबर थे, उन्होंने जो आपस में विचार विमर्श किया था, तो विचार विमर्श की जो जड़ में जो छुपे मूल्य थे, मूल्य यहाँ पर मतलब उनकी सोच, छुपे मूल्य का मतलब उनकी सोच जो थी, वो ही संविधान सभा को लोकप्रिय यानी कि सबसे फेमस बनाती है, लोकप्रिय बनाती है। फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट वैल्यूज द मेंबर्स ब्रॉट देयर डेलिब्रेशन, उनको क्या बनाती है, लोकप्रिय बनाती है। समझ में आ गई। सीधी सी बात है कि जो सदस्य थे उनकी सोच इसको तैयार करती है। और ये सही बात है, हमारे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो सारे के सारे नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उनको पता था लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। फिर भी एक वेरी इंपॉर्टेंट बात और समझाता हूँ, नीचे आना। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। बिल्कुल सही है, पूरे देश के हित को, मतलब पूरी कंट्री में, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि वो नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उनको पता था कि देश के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। उन सब समस्याओं को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया कि नहीं यार ऐसा करेंगे तो वो वाले क्या, वो डिस्टर्ब होंगे, या फिर उनको भी साथ में लो, उनको साथ में लो, ये सब बातें। इंग्लिश में एक लाइन यहाँ पर स्किप हो गई थी, इस जगह जो अपन ये लाइन पढ़ी ना हिंदी में कि सदस्यों, यहाँ तक ये जो लाइन पढ़ी हिंदी में, इसकी इंग्लिश यहाँ नीचे लिखी है मैंने, ठीक है। ये वाली थोड़ी ये लाइन नहीं लिख पाई, स्किप हो गई कि ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड। मतलब पूरे संसार का, पूरे हमारे देश का, सॉरी ठीक है, होल नेशन, हमारे पूरे देश का, लोगों का जो सोच विचार था, जो लोगों की रुचि थी, उनको ध्यान में रखते हुए हमने काम किया, ठीक है। इसकी इंग्लिश ये है। फिर एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो बताना चाह रहा था वो ये है कि सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे। जो मेंबर थे, देयर वर ऑफ्टन डिसएग्रीमेंट्स अमंग्स मेंबर्स। जो आप मेंबर थे ना, जो हमारे संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उनके बीच में आपस में मतभेद हो जाते थे, यानी डिसएग्रीमेंट्स हो जाता था कि नहीं उसने कहा कि ऐसा करो, उसने कहा कि ऐसा करो, नहीं ये नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने हित के लिए कोई काम करे। ध्यान रखना कि उनमें डिसएग्रीमेंट्स तो हो जाता था, वो तो जाहिर सी बात है, घर में भी हो जाता है। बट फ्यू ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट्स could be traced to members protecting their own interest। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद के लालच के लिए, खुद के फायदे के लिए कोई काम उन्होंने किया हो। इस बात पर कभी भी उनके बीच मतभेद नहीं हुआ। मतलब कि सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों, यानी कि सेल्फ कोई इंटरेस्ट हो, वो कोई बात नहीं है, अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। कोई भी ऐसा मतभेद नहीं था, ऐसा कोई भी डिसएग्रीमेंट्स नहीं था जो खुद के फायदे के लिए कोई ज़बरदस्ती करवा रहा हो, नहीं। देश को ध्यान में रखते। अब बताता हूँ मैं कैसे। अब इनके बीच में मतभेद किन बातों में होते थे वो बताता हूँ। एक तो ये कि जो हमारा देश है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर प्रॉपर्टी राइट्स को रखा जाए या नहीं रखा जाए। मतलब कि संपत्ति का जो अधिकार है, लोगों को पैसा रखने का अधिकार है, इस राइट्स को रखा जाए नहीं रखा जाए। एक बात तो सीधी सी बात है, 8-10 मेंबर होंगे तो कोई कुछ कहता है कि नहीं रखना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं रख सकते हो, ऐसा बहुत। एक तो इन पे बहस चली, वो आगे की बात है। मैं सिर्फ बहस चली, किन बहस चली वो बता देता हूँ, ठीक है। और सेकंड बहस या सेकंड मतभेद इनके बीच में रहा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो सरकार का राज करने का, सरकार को शासन करने का जो सिस्टम है, वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी केंद्रीकृत होना चाहिए, या फिर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी विकेंद्रीकृत होना चाहिए। इसका मतलब ये, जैसे अभी क्या है, सेंट्रलाइज भी है, मतलब विकेंद्रीकृत है। हमारे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ
केंद्रीकृत होना चाहिए कि मोदी सरकार जो होगी, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वही पूरे देश को चलाए, या तो ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए कि राज्य केंद्र स्टेट को अलग पावर होनी चाहिए। इस पर भी बहस चलती थी इनके बीच में। 2 हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज हो गया। फिर जो जुडिशरी है हमारी, जो न्यायपालिका है, उसको कितनी पावर दी जाए। जैसे अभी हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका, दी बेस्ट है, मतलब वो खुद आज़ाद है, स्वतंत्र है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, वो जो मर्जी, अगर गलत है तो गलत, सही तो सही का निर्णय देती है, डिसीजन देती है, ठीक है। जो हमारी जुडिशरी न्यायपालिका है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऊपर, एग्जीक्यूटिव और दोनों के ऊपर वो पावर रखती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये कुछ मुद्दे थे जहाँ पर बहस चलती थी। एक चीज़ ये भी चलती थी कि जो स्टेट हैं, राज्य जो हैं, उनके पास में कितनी पावर होनी चाहिए, इस पर बहस चलती थी। तो ये जो 3-4 बहस के जो मुद्दे थे कि प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मतलब केंद्र कैसी होनी चाहिए, तीसरा राज्यों के पास पावर कितनी होनी चाहिए, स्टेट्स के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा अपन ने कहा था कि जुडिशरी न्यायपालिका कितनी मजबूत होनी चाहिए, उसके पास कितनी पावर होनी चाहिए। तो ये जो चारों ही मुद्दे हैं, ये कैसे मुद्दे हैं बताओ? ये लीगल हैं, ये हमारे देश के फायदे के लिए हैं, इन पर वाकई बहस होनी चाहिए, मतभेद भी होना चाहिए, ताकि अच्छी अच्छी बातें निकल के आए। आपस में जब एक दूसरे को अपोजिट होगा तो कुछ बातें अच्छी भी निकलेगी, ठीक है। जैसे कि एक बात बताऊँ मैं आपको, छोटी सी बात एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे कभी भी कोई पार्टी होती है, उसका फुल मेजोरिटी मानना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऑपोजिट पार्टी का भी होना जरूरी है, वरना वो काम नहीं करेगी ढंग से। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो सामने जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई सी पार्टी, वो मजबूत होनी चाहिए, ताकि आपस में एक दूसरे पे काम ठीक करेगी। वरना अगर एक पार्टी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में होगी और सेकंड ऑपोजिशन वाली जो पार्टी है, जो विपक्ष पार्टी हो, अगर कमज़ोर होगी तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे राजस्थान की बात देख लो, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी ऑलमोस्ट बराबर बराबर का रेशियो है, 80-90 सीट बीजेपी की भी है। तो यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी मजबूत है, तो कांग्रेस सरकार संभल के काम करेगी। मेरी बात समझ में आ गई? वही सेम यहाँ पर है कि मतभेद थोड़ी बहुत होना अच्छी बात है, इससे अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, समझ गए? तो मैंने लास्ट बात लिखी है कि ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे, ऐसा नहीं कोई इलीगली थे, ये वैध सैद्धांतिक, मतलब कुछ प्रिंसिपल थे, कुछ लीगल प्रिंसिपल थे, उन्हीं पर तो बहस हो रही थी कि हाँ इस पर होना चाहिए। बाकी खुद का कोई मतभेद नहीं था कि मेरे फायदे के लिए मैं ज़बरदस्ती ये करवा रहा हूँ, नो, ऐसा नहीं था, ठीक है। देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, थोड़ी सी बातें इसके अंदर अपन और लिखेंगे। हाँ, अब देखो आगे कंटिन्यू कि संविधान सभा के सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया। बिल्कुल सही है, मैंने आपको भी समझाया भी था कि जितनी ज़्यादा बहस होगी ना किसी मुद्दे पर, किसी पॉइंट पर, वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि बहस होना अच्छी बात है, उस पर बहुत जोर दिया। द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्लेस्ड अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन डिस्कशन एंड रीजन्ड आर्ग्यूमेंट्स। समझ गए? ओके, नेक्स्ट, उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य जो मेंबर थे, अन्य जो सदस्य थे, उनको भी सैद्धांतिक कारण दिए। जैसे ऐसा मानो, एक बार इंग्लिश बोल दूं, दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट बट गेव प्रिंसिपल रीजंस टू अदर मेंबर्स फॉर देयर पोजीशंस। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, देखो होता है क्या, समझना बेटर करता है। देखो मैटर करता है, जैसे मैं कहूँ कि 10 बंदे हैं, ध्यान समझ, 10 बंदे हो, सपोज आप 10 मेंबर हो, आपने किसी पॉइंट पर, किसी मुद्दे पर, किसी चीज़ पर अपना बहस स्टार्ट करी, आपने कोई मतलब ऐसे बातचीत करी, विचार विमर्श किया, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि सपोज 4 बंदे ऐसे थे जिनकी बहुत तगड़ी बातें थी, बाकी जो 6 थे उनको कोई अच्छा आइडिया है ही नहीं, वो सिर्फ सुन रहे थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो 4 बंदे थे, इस पॉइंट को समझा रहा हूँ, इन 4 बंदों ने जो अपनी बातें रखी, वो इन 6 की बातों को, ये जो 6 चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, इन्होंने कहा हाँ यार तुम्हारी बातें सही तो हैं, बट कारण बताओ। तो इन्होंने उसका कारण भी बताया बाकायदा कि हमने जो ये काम किया ना, देखो इसके पीछे ये कारण भी है। तो 6 तब जाके एग्री हुए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अपनी सोच और फैसला था, वो अन्य सदस्यों को, उनको, अन्य जो मेंबर थे ना, अदर मेंबर थे, उनको इस बात पर अपना सैद्धांतिक कारण भी बताया कि ये इस वजह से ये बात हम लेना चाह रहे हैं। समझ गए? और ये बहुत बड़ी बात जो होती है, यानी कि बट गेव प्रिंसिपल रीजंस टू अदर मेंबर्स फॉर देयर पोजीशंस। समझ पा रहे हो? यानी अपनी जो भी पोजीशन, जो भी अपनी बात थी, अपने पक्ष था, अपना जो फैसला था, वो अन्य मेंबर को भी बताया कि बाकायदा कारण सहित,
तब जाके। तो इसलिए है ना हमारी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना दी बेस्ट, क्योंकि अपन ने हर किसी का मतलब मदद लेके सबकी बात को ध्यान में रखते हुए काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। खंडों का मतलब यहाँ पर ऐसा मान लो कि बड़े बड़े अखबारों में, पेपर्स में, ऐसा अलग अलग कंट्री में बातें चली, यानी कि द वॉल्यूमिनस, ये वॉल्यूमिनस का मतलब होता है मोटे मोटे, यानी बड़े बड़े, ऐसे वॉल्यूमिनस डिबेट्स, यानी बड़ी बड़ी डिबेट होना। बड़ी बड़ी डिबेट का मतलब होता है बड़ी बड़ी चर्चाएं होना, बड़ी बड़ी सभा होना, वो डिबेट। ठीक है, तो वॉल्यूमिनस डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर ईच क्लोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वाज सब्जेक्टेड टू स्कर्निटी। ठीक है, स्कर्निटी का मतलब होता है जांच करना वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, स्कर्निटी एंड डिबेट इज अ ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एंड इट्स बेस्ट, यानी कि और हर अनुच्छेद को लेकर, हर अनुच्छेद में हर आर्टिकल को लेकर, हर बात को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को और ज़्यादा मजबूत, सबसे बेस्ट और प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। यानी कि अपने हर छोटे छोटे पॉइंट पर, स्कर्निटी एंड डिबेट, हर छोटे छोटे पॉइंट पर बातचीत करी। जितनी ज़्यादा अपन एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, बारीकी से बात करेंगे, स्कर्निटी का मतलब यहाँ पर बारीकी से है। ठीक है, वैसे तो जांच करना होता है, तो बारीकी से जितनी अपन एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी यही हुआ, हर पॉइंट को, हर बात को, हर वर्ग को, हर समाज के, हर सोशल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए उसमें बारीकी से बात की, ताकि जो पब्लिक वेलफेयर है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो लोगों के लिए सार्वजनिक काम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये तो आंसर तो वैसे यहाँ तक पूरा हो गया, लेकिन अगर आपका मन करे कि थोड़ा सा आंसर क्यों ना और लिख दिया जाए, तो मैंने एक नोट लिखा है। ये नोट वैसे इस आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना बहुत है, वो 3 नंबर के लायक आंसर बन चुका। लेकिन फिर भी एक बात बता दूँ, वो 2-2.5 नंबर का बनता 3 में आ जाता, फिर आपको नोट को भी लिखना है। ये नोट में 2 बातें हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझना। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, बहुत तगड़ा नोट लिखा है। ऐसे नोट्स बहुत कम मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ को नोट करनी है, हर चीज़ को मैंने लिखा है। क्वेश्चन ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन कौन से, मैंने एक बात लिखी है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, उनके बीच में मतभेद खूब होते थे। ठीक है, यानी कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद का डिसएग्रीमेंट होते थे, कि उनकी बातें किसी को अच्छी लगती, किसी को वो वाली बात अच्छी लगती, कोई कुछ कहता, होते थे। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई बहस का पॉइंट था क्या जिस पर कोई मतभेद ही नहीं हुई आपस में मेंबर्स के बीच में? तो वो था ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी बात थी जिस पर संविधान सभा के सदस्यों के बीच में कोई बहस नहीं हुई, कोई मतभेद नहीं हुआ, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ मेंबर्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे ना उनके बीच में? तो वो ये था, बताता हूँ। फिर दूसरी बात ये पूछेगा कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन सा था, वो बता देंगे। दूसरा, अगर ये था तो इसके अंदर क्या था, मतलब इस चीज़ का मीनिंग क्या है, वो मीनिंग मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 2 क्वेश्चन, दोनों समझना। क्या कि संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा था जो लगभग बिना वाद विवाद के पास हो गया, ये प्रावधान था सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार, एक क्वेश्चन तो ये। ओनली वन प्रोविजन, प्रावधान का मतलब प्रोविजन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास विदाउट वर्चुअली एंड डिबेट, बिना वाद विवाद के पास हो गया, और उसका नाम था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है जो हर किसी को चुनाव, मतलब इलेक्शन जो होते हैं उनमें वोट देने का अधिकार है, और वो भी कौन सा, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब सभी को वोट देने का हक है, ये वाला बिना कि हाँ ये बात सही, सब ने यस बोल दिया, किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, ये पहला था। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें कोई डिबेट हुई नहीं, कोई वर्चुअली एंड डिबेट ही नहीं हुई, कोई वाद विवाद नहीं हुआ, तो आप लिख देंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार। दूसरी बात एक और आएगी कि सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सल सफरेज? तो आंसर लिखना है कि मीनिंग दैट
all citizens reaching a certain age would be entitled to be voters irrespective to be religion, caste, education, gender और income। इन सब में इक्वलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है आय की समानता होनी चाहिए। हर कोई पैसा पैदा कर सकता है, हर कोई एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कोई लिंग यानी कि लड़का या लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई जात पात का भेदभाव नहीं होगा, कोई धर्म रिलीजन को देख के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब में इक्वलिटी रहेगी। समझ में आ गई? वही देखो हिंदी में, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर सर्टेन एज का मतलब है एक निश्चित आयु। निश्चित आयु जैसे अगर 18 साल रखी हुई है तो 18 साल का जैसे ही कोई बंदा हो जाता है तो वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, कितना भी पढ़ा लिखा कैसा भी हो, उसको वोट देने का हक है। उसे बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द, या फिर शॉर्ट में बोल दो यूनिवर्सल सफरेज। बात समझ में आ गई? तो बहुत ही शानदार आंसर है। अलग से नोट लिखना है, ऊपर 2 क्यों लिख लेना, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, अलग से 1 मार्क्स में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा की कार्यविधि को समझाइए। अलग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कैसे काम करती थी वो अपने कार्य, अभी पीछे पढ़ा थोड़ा सा। अब प्रोसीजर है, कार्यविधि क्या है, ठीक है, वो तो कामकाज की शैली थी कि कैसे काम करेगी, लेकिन एक्चुअल में काम कैसे किया वो देखना है। बात आई कि संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था। मतलब सार्वजनिक विवेक मतलब सबका भला, सबका भला। सार्वजनिक का मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन, मतलब सभी की बातों का ध्यान में रखते हुए वॉज एम्फसाइज्ड इन द मुंडेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल। साफ दिखाई देता था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 प्रमुख कमेटियां थी। आमतौर पर कौन कौन सदस्य होते थे आपको बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सब बातें बताऊंगा अभी, रुको नेक्स्ट। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कम्युनिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। यूजुअली कौन कौन मेंबर हो सकते थे बताता हूँ। मतलब ज़्यादातर 8 कमेटियाँ बैठ के काम करती थी। समझ पा रहे हो? तो सोच लो 8 कमेटियाँ, 8 समितियाँ, अगर कोई संविधान को बना रही हो तो बहुत तगड़ा ही बनेगा। 8 समितियाँ, 8 कमेटियाँ, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा और लिखेंगे। हाँ, तो जो आमतौर अपने लिखा था शब्द यूजुअली, उसके आगे कंटिन्यू करना है कि आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये आमतौर पर जो 8 कमेटियाँ थी उनके जो चेयरपर्सन होते थे या फिर जो चेयर करते थे वो करते थे यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल चेयर दीज कमिटीज। ठीक है, ये यूजुअली आपको ये भी याद रखना है। हो सकता है 1 मार्क में अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी कमेटियाँ थी, कितनी समितियाँ थी, तो 8। फिर पूछ ले इन 8 समितियों के या फिर 8 कमेटी के कौन कौन मेनली यूजुअली अध्यक्षता कौन करते थे या फिर कौन चेयर करते थे, कौन चेयरपर्सन हुआ करते थे। तो आपको 3-4 नाम याद करने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सरदार पटेल लिखा हुआ है, चाहो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा भी लिख सकते हो, वो भी कोई बात नहीं है। अगला, प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का, जो प्रावधान होते हैं उनका प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट्स बाय द एंटायर असेंबली। मतलब एक बात ये है कि 8 कमेटियाँ थी, 8 समितियाँ थी, तो 8 की 8 अलग अलग जगह काम करती थी। ठीक है, सपोज ये 8 कमेटियाँ हैं, ये कुछ अलग फील्ड में काम करती थी, ये अलग फील्ड में काम करती थी, अलग फील्ड, सब हर कोई कमेटी अपना अपना अलग अलग सब्जेक्ट होता था, उन सब्जेक्ट पर बहस किया करती थी। अब इन्होंने जिस पर भी बहस की, ठीक है, अब जैसे ये कोई समिति या कमेटी आ गई या फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, कोई भी कमेटी आई अपना सब्जेक्ट लेके कि हमने आज इस पर ये बातें करी, ये प्रावधान रखे, फिर उसको रखते पूरी संविधान सभा के सामने, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने मेंबर होते थे, जितने भी 389 के सामने रखते
या फिर ऐसा मान लो कि जिसने सिग्नेचर की उतने के सामने रखते और सबके सामने रख के फिर उस पॉइंट पर बात करते कि क्या ये हमने सही करा है। अगर पूरी संविधान सभा हाँ कर देती, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यस कर देती, तब जाके किसी एक समिति का जिस सब्जेक्ट पर्टिकुलर विषय पर काम बात हुई थी वो पास होता। ठीक है, ये बात है, बहुत अच्छी बात है ये। आमतौर पर ध्यान क्या रखते थे, ये हर समिति क्या ध्यान रखती थी कि आमतौर पर यह प्रयास किया जाता था कि कोई भी फैसला लिया जाए वो आम राय से लिया जाए। आम राय का मतलब है सबकी सहमति से हाँ होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसा मतलब प्रोविज़न नहीं होना चाहिए जो किसी एक खास हित या फिर कोई खास ग्रुप का ध्यान में या पक्ष में ना होना चाहिए। सबके समानता होनी, ऐसे नहीं कि किसी एक जने को अपन ने फ़ायदा पहुंचा दिया, नहीं। ठीक है, तो यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच द consensus with the belief that provisions agreed to by all would not be detrimental to any particular interest। किसी एक ग्रुप को, किसी एक कोई लोग को फायदा पहुंचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन आपको संविधान बनने में लगा था। ठीक है, यानी कि 2 years 11 months and 18 days हमारे पूरे संविधान को बनने में लगा था। और टोटल 166 बैठकें, 166 दिन जो बैठकें चली थी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस अवधि में संविधान सभा की 166 दिनों तक बैठकें चली थी। इसके 70 अखबारों और आम लोगों के लिए खुले थे। जिस दिन भी बैठक होती, कोई मीटिंग होती, कोई भी काम करते, 166 डेज तक मीटिंग चली थी। जो भी मीटिंग होती वो उस टाइम पर जो भी न्यूज़पेपर चल रहे होते थे, उस न्यूज़पेपर के अंदर खबरें छप जाती थी कि आज इस मीटिंग में ये बातें की गई, जैसी आजकल के न्यूज़पेपर में छपती है। कोई भी जैसे जहाँ भी कोई मिनिस्ट्री कैबिनेट की, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की या फिर चीफ मिनिस्टर की, यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी कोई मीटिंग रखते हैं, वो अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाती है कि आज ये इन मुद्दों पर बात की गई, ये बातें हुई। क्योंकि मीडिया को छूट है, प्रेस वहाँ पहुँच सकता है और जो काम हो रहा है उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है और वो अखबार में छप जाता है। वैसा ही उस टाइम पर भी था। ठीक है, तो द असेंबली मीट फॉर 166 डेज। ठीक है, 166 दिन, स्प्रेड ओवर द 2 years 11 months and 18 days। इट्स सेशन वर ओपन टू द प्रेस एंड द पब्लिक अलाइक, यानी कि पूरी जनता के सामने रखने की छूट थी। तो इस तरीके से आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन। और जो 15वां पीछा पेंडिंग रह गया था वो भी अच्छी मेहनत करना, नोट्स मेरे साथ के साथ बनाते रहना। ठीक है, ओके।